परिवेश के व्यवसाय, और इसमें पहला कपड़े सिलना। वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकता है। वस्त्र सर्दी गर्मी आदि से हमारे शरीर का बचाव करते हैं। कपड़ा उत्पादन तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी होता है, लेकिन पहनने योग्य बनाए बिना निर्मित कपड़े हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं। वस्त्र सिलने का कार्य भी हम स्वयं घरों पर करते हैं या फिर यह कार्य दर्जी द्वारा किया जाता है। कुछ वस्त्र हमें सीधे फैक्ट्रियों में ही निर्मित होकर के प्राप्त होते हैं, जैसे कि होजेरी वस्त्र। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों में ही वस्त्रों को बड़े पैमाने पर सिलवा करके रेडीमेड गारमेंट के रूप में बेचती हैं। वस्त्रों को पहनने योग्य बनाने के लिए भी जिस कला का उपयोग किया जाते हैं उसे सिलाई कला कहते हैं, और यह प्रकार्य करने वाले दर्जी कहलाते हैं। और सिलाई कला के अंतर्गत वस्त्रों को शरीर के नाप एवं डिजाइन के अनुरूप काट करके सिलाई जाती है और सिलाई की जाती है। और वर्तमान युग में सिलाई कला का भी महत्व बढ़ता जा रहा है, और यह व्यवसाय स्वरोजगार की महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है। कपड़ों की सिलाई करने में सामान्यतः निम्न उपकरण काम में आते हैं। एक तो फीता है, फिर इंच टेप। इसका उपयोग भी कपड़े व शरीर की नाप लेने से किया जाता है, और इसकी लंबाई 5 फुट होती है, जो कि इंच व सेंटीमीटर में व्यक्त होती है, और ये प्लास्टिक अथवा मोटे कपड़े का बना होता है। कैंची का उपयोग भी कपड़ा काटने के लिए भी करते हैं, और ये लोहे, पीतल या फिर स्टील की बनी होती हैं। इसके दो फलक होते हैं जिनके अंदर की तरफ पैनी धार होती है, और दोनों फलक नट द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और दोनों फलकों के ऊपर 2 छेद नुमा आकृति भी बनी हुई होती है, जिसमें अंगुलियां में अंगूठा डालकर वे कैंची को पकड़ करके कपड़ा काटते हैं। और कपड़ा दोनों ही पैनी धार वाले फलकों के बीच में भी रखा जाता है। और टेलर चौक, यह खड़िया मिट्टी का भी बना हुआ नीला, लाल व पीले रंग का चौकोर चाक का टुकड़ा होता है, जिसका उपयोग कपड़े को काटते समय भी कपड़े पर नाप के निशान बनाने के लिए भी किया जाता है। और इसके ये 6 अथवा 12 इंच का होता है, लोहे का अथवा प्लास्टिक का लंबा उपकरण होता है, और जो कि लंबाई मापने के काम में आता है, और इसका उपयोग भी वस्त्रों पर निशान बनाने के लिए किया जाता है। मार्किंग व्हील, इससे कपड़े पर नाप चिन्हित किया जाता है, और ये नुकीले दांतेदार लोहे व पीतल के पहिए का बना होता है, और इसमें लकड़ी का हैंडल लगा होता है। ये वस्त्रों पर एक साथ कई तहों पर निशान लगाने का भी काम करता है। कटिंग बोर्ड या फिर टेबल, वस्त्रों को सिलने से पहले भी कटिंग करने हेतु भी टेबल पर एक समतल बोर्ड या टेबल होती है, जिस पर की कतर रखकर के उपयुक्त माप में कटिंग की जाती है। फिर हिप कर्व, ये हल्का गोलाई लिए हुए लकड़ी का स्केल होता है, जिसकी सहायता से गोलाई में कटिंग करने हेतु भी निशान लगाए जाते हैं। फिर एल स्क्वायर आकार का स्केल होता है, जिसकी की सहायता से भी लंबवत माप की लाइनें खींची जाती हैं। पिन को कपड़े की कटिंग करते समय भी कटिंग बोर्ड पर उसे पिन लगा करके फैला दिया जाता है, ताकि कटिंग के समय में इकट्ठा न हो। फिर पिन कुशन, ये कपड़े की कतरनों या फिर टुकड़ों में से बनी हुई गेंद या फिर अन्य आकार का टुकड़ा होता है, जिसमें कि पिन आदि टाँक करके रखे जाते हैं। सिलाई मशीन की सहायता से भी कपड़े सिले जाते हैं, और ये हाथ से चलने वाली, पैरों से चलने वाली व बिजली से चलने वाली हो सकती है। कपड़े हाथ से भी सिले जाते हैं, और परंतु इसमें समय अधिक लगता है। अतः वर्तमान में अधिकांश सिलाई कार्य मशीनों से ही होती है, परंतु बटन लगाना, तुरपाई करना आदि कार्य अभी भी हाथ से ही किए जाते हैं। सुइयाँ, ये स्टील की पतली व लंबी आकृति की बनी होती हैं, जिससे के ऊपरी सिरे पर छेद होता है, और इसमें धागा पिरोकर के कपड़े सिलने का कार्य भी किया जाता है। और इनका एक सिरा बहुत ही नुकीला होता है। ये हाथ की सिलाई करने की वह मशीन जो कि ऐसे सिलाई करने की पृथक होती है। सुइयाँ अलग अलग साइज की होती हैं। तुरपाई एवं कढ़ाई के लिए भी छोटी पतली हुई सुई काम में ली जाती है, और बड़ी सुइयों का प्रयोग भी गद्दों में टाँके डालने के लिए किया जाता है। मशीन की सुई में भी निचले सिरे पर छेद होता है, और जिसमें कि मशीन से सिलाई करते समय धागा पिरोकर की सिलाई की जाती है, और फिर धागे कपड़ों की सिलाई करने का ये गति आवश्यक तत्व है, और जिसके बिना वस्त्रों का सिलाई कार्य असंभव है। और यह रुई या फिर रेशम के बनते हैं, तथा फैक्ट्रियों में हमें गट्टी या फिर लच्छियों के रूप में भी प्राप्त होते हैं, और ये विभिन्न रंगों में मिलते हैं। कपड़ों की सिलाई करते समय कपड़ों के रंग के अनुसार ही धागों का चयन भी किया जाता है। रेशमी धागे कढ़ाई के लिए काम में लिए जाते हैं। फिर अंगुस्ताना, ये टोपीनुमा आकार का स्टील का बना उपकरण होता है, जिसमें कि छोटे छोटे छेद होते हैं, और दर्जी वस्त्रों के हाथों में से सिलाई करते समय उसे अंगुलियों में पहनते हैं, और चूंकि दर्जी के वो सारा दिन वस्त्र सिलने का ही कार्य करना होता है, अतः इनको पहनने से उनकी अंगुलियों पर छेद नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार से अंगुस्ताना सुई से अंगुलियों की सुरक्षा करता है। फिर प्रेस, वस्त्र की उत्तम सिलाई के लिए भी आवश्यक है, और वस्त्र सीधा हो व उसमें सिलवटें ना हो, और ऐसे वस्त्रों की सिलाई करने से पूर्व ही सिलवटें हटाने के लिए प्रेस का प्रयोग भी किया जाता है, और इससे वस्त्रों की सुंदर सिलाई में मदद मिलती है। और प्रेस इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत प्रेस अथवा कोयले में चलने वाली होती सकती है। दर्जी सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक प्रेस के काम में लेते हैं, और वस्त्र तैयार होने के बाद भी उसे प्रेस पर करके वह तह बना करके ग्राहक को दिया जाता है।
वस्त्रों की सिलाई में प्रयोग आने वाले टाँके हैं कच्चा टाँका। यह प्रारंभिक रूप से दो वस्त्रों की जोड़ने के काम में आता है। ये टाँका पक्की सिलाई करने के पूर्व भी लगाया जाता है और इसमें टाँका दूर दूर लगाया जाता है और पक्की सिलाई करने के बाद में इसे हटा दिया जाता है। और कच्चा टाँका करने से पक्की सिलाई बिल्कुल ही सही होती है। और सादा टाँका, ये टाँका हाथ से वस्त्रों की सिलाई करने के भी काम आता है और इसमें धागा पास पास लगाया जाता है। और सादे टाँके का उपयोग भी सीधी हाथ की सिलाई से कपड़े सिलने में किया जाता है। फिर है तुरपाई टाँका। किसी भी वस्त्र के किनारों को मोड़ते समय तुरपाई का टाँका प्रयोग में किया जाता है और जिसमें कि किनारों की मजबूत व सुंदर सिलाई होती है। और तुरपाई शर्ट, ब्लाउज, फ्रॉक आदि के घेरे में, पेंट की मोहरी में तथा शर्ट, ब्लाउज व कुर्ते के आस्तीनों में की जाती है। फिर है बखिया टाँका। बखिया टाँका से सिलाई मशीन के अभाव में सिलाई की जाती है और ये दिखने में सुंदर और मजबूत होती है और इसका टाँका मशीन से सिलाई की तरह ही दिखाई देता है। फिर है बागवानी व कृषि कार्य। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और कृषि और सहायक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15 और से 20% का योगदान देते हैं, जबकि लगभग 60% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। और भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है और अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है और ये पदार्थ भी किसान खेती करके प्रदान करता है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। और फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल आदि। फिर है बागवानी। सब्जियां, फल, फूल, औषधियां, पौधे एवं मसाले उगाने का कार्य भी बागवानी कहलाता है। और बागवानी श्रम गहन होने के कारण भी न केवल और रोजगार के अतिरिक्त अवसर सुलभ कराती है बल्कि मानव मात्र हेतु भी सुरक्षात्मक भोजन एवं विटामिन व खनिज की आपूर्ति भी करती है। बागवानी के कार्य में वाटिका सर्जन का कार्य सर्वप्रथम किया जाता है और इस कार्य में खुदाई में गेती, कुदाली, फावड़ा व तगारी उपयोग में ली जाती है। निराई गुड़ाई करने में खुरपी का भी उपयोग होता है। कलमे काटने में भी सेकेटेरियर, कटर, प्लायर, पेड़ों की सुंदरता के लिए भी कटाई की बड़ी कैंची एवं नाप जोक के लिए फीता, रस्सी, चूना आदि का भी उपयोग होता है। वाटिका के लिए भी भूमि समतल हो और पथरीली नहीं हो और तथा उसके बीच खेल का मैदान नहीं हो। सबसे पहले तो भूमि की सफाई करके कंकड़ पत्थर पे झाड़ियाँ काटी जाती हैं और यदि बीच में कोई भी गड्ढा हो तो उसे मिट्टी से भर दिया जाता है। और गड्ढों में क्यारियों की गहराई 1.5 फुट से भी कम नहीं होनी चाहिए और इस भूमि में क्यारियाँ बनाकर के बागवानी कार्य किया जाता है। अगर क्यारियाँ बनाना संभव न हो एवं उपयुक्त भूमि का अभाव हो तो वहाँ पर गमलों का प्रयोग भी किया जा सकता है। गमलों में छोटे छोटे सुंदर पौधे लगाकर के घरों की सतहें, बरामदों तथा कार्यालय आदि में भी एक अच्छी सी फुलवारी तैयार की जा सकती है। गमलों के प्रकार हैं। प्राय गमले निम्न प्रकार के होते हैं। मिट्टी के गमले, ये मिट्टी के बने होते हैं और ये गमले छिद्र युक्त होते हैं। वे मिट्टी की दीवारों पर रंध्र बनाए पाए जाते हैं। इन्हें के कारण पौधों की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में वायु मिलती है। साथ ही ये गमले गर्मी के मौसम में गर्म नहीं होते हैं जिससे कि पौधे की जड़ें गर्मी से नष्ट नहीं होती हैं। सीमेंट के गमले भी अलग अलग आकार में रूपों के मिलते हैं किंतु सीमेंट गर्मी में बहुत ही गर्म हो जाते हैं और ये जड़ें खराब हो जाती हैं, वह पौधे सूख जाते हैं। अतः मिट्टी के गमले प्रयोग में लेने पर भी उनमें बार बार पानी डालते रहना चाहिए। और सीमेंट से निर्मित गमले आकर्षक व सुंदर डिजाइनों में मिलते हैं। बांस की टोकरी नुमा गमले। बांस की टोकरी के तल में भी पत्ते, मूंज या फिर नारियल के रेशे या फिर जूट बिछा दिए देते हैं और वे टोकरी को भी वार्निश कर द्वारा रंग देते हैं। ऐसे गमले सामान्यतः हुक के सहारे छत से तक लटकाए जाते हैं। कार या फिर स्कूटर के टायर के गमले, ये अनुपयोगी पुराने टायर में रंग करके तार द्वारा लटकाए जाते हैं। मिट्टी तैयार करना। क्यारियों में गड्ढों के लिए भी मिट्टी तैयार की जाती है और मिट्टी का मिश्रण भी निम्न विधि द्वारा भी तैयार किया जाता है। जैसे मिट्टी 1 भाग बालू रेत, 1 भाग सड़ी पत्तियों की खाद, 1 भाग और गोबर की खाद आवश्यकता अनुसार। उपरोक्त सभी सामग्रियों की फावड़े की सहायता से भी मिलाकर के गड्ढों एवं क्यारियों में भरने के लिए भी मिट्टी तैयार होती है। मिट्टी भरना। कितागारी में मिट्टी का मिश्रण भरकर के क्यारियों में पौधे वाले गड्ढों में डाला जाता है और ये ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि मिट्टी में कंकड़, पत्थर व लकड़ी के गए टुकड़े न आवे और इस तैयार मिट्टी को क्यारियों एवं पौधों वाले गड्ढों में अलावा गमलों में भी भरा जा सकता है। पानी देना। क्यारियों को गड्ढों व गमलों में मिट्टी भरने के बाद में पौधा लगाने से 1 दिन पूर्व पानी देते हैं और झाड़ी की सहायता से पानी का झड़काव भी किया जाता है। पानी उतना ही देना चाहिए जो कि मिट्टी भरी गई हो और वह अच्छी तरह से नीचे तक गीली हो जाए और अब 1 दिन में लिए इसे छोड़ भी देना चाहिए। और
बीज बोना और कलम लगाना व पौधारोपण। हम अलग अलग मौसम के फूलों सब्जियों आदि के बीजों का चयन भी करते हैं और साथ ही फलदार पौधों को बाजार नर्सरी या फिर अन्य स्थान को प्राप्त कर खोदे गए गड्ढों में लगाया जाता है और मिट्टी को दबाकर के झारे से पानी दिया जाता है। फिर निराई गुड़ाई, क्यारू में गड्ढों में व गमलों में के बीज बोने या फिर पौधे लगाने के 15 से 20 दिनों के बीच में पौधे बचाते हुए खुरपी की सहायता से भी आसपास की मिट्टी की खुदाई की जाती है और अनावश्यक ढंग से उग गई घास एवं अन्य पौधे भी निकल देने चाहिए। बीज द्वारा बोए गए पौधे की दूरी बराबर रहे इसे हेतु से उगे पौधों में से आसपास वाले पौधे छांट लेने चाहिए और इस प्रकार से फल एवं सब्जियों की क्यारियों से भी घास फूस हटाना व खुदाई करना निराई गुड़ाई कहलाता है और समय समय पर भी निराई गुड़ाई करने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद है खरपतवार। बीजों के उगने के साथ ही साथ कई प्रकार के अवांछित पौधे भी उग जाते हैं। ये लाभप्रद न होकर के हानिकारक भी होते हैं। इन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार पौधों को तत्काल निकाल देना चाहिए ताकि मूल पौधों की पर्याप्त मिट्टी व पानी मिलता रहे। फिर कीटनाशकों का प्रयोग, पौधे जीव पदार्थ हैं और इनको भी रोगों के कीटाणु हानि पहुंचाते हैं। यदि पौधे रोगग्रस्त हो जाएं तो अच्छे फल एवं फूल प्राप्त नहीं होते हैं। इन कीटाणुओं को मारने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का भी पौधा पर प्रयोग करके कीटों को मारा जाता है और इन दवाइयों को कीटनाशक कहते हैं और डीडीटी और बीएचसी पाउडर और गैमेक्सिन पाउडर और पेरिसग्रीन आदि प्रमुख कीटनाशक दवाइयां हैं। फिर कटाई छटाई करना। कुछ पौधों के मुख्य तने में शाखाएं एवं अनावश्यक टहनियां भी निकल आती हैं और फलदार पौधों में उनके मुख्य तने से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक की कोई पत्ता तथा शाखा नहीं रह जाती है और अनावश्यक उगाए पत्तों एवं शाखाओं को मुख्य तने से हटा देते हैं और इस क्रिया को डिशूटिंग कहते हैं और इससे मुख्य तना मजबूत रहता है। फिर पौधों की कटाई छटाई से पौधा सुंदर लगने लगता है और मोरपंखी, बोगनविलिया, रेलिया, मेहंदी, गुड़हल आदि पौधों को कटाई छटाई करके भी आकर्षक व सुंदर बनाया जाता है। उसके बाद है पौधे में टोपोग्राफी, आकृति प्रदान करना। जब कटाई छटाई पौधों के में एक निश्चित आकृति प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है तो इसे टोपोग्राफी आकृति प्रदान करता है कहते हैं और इसके अंतर्गत ही पौधों की छटाई में विभिन्न पशु पक्षियों की आकृति प्रदान करते हुए पौधों की कटाई छटाई की जाती है। सहारा देना, कमजोर तने वाले पौधों को सहारे की आवश्यकता होती है और कभी कभी तो फल लगने के समय भी सहारे की जरूरत पड़ती है। सहारा प्राय लकड़ी की बल्लियों से खड़ा कर दिया जाता है और सहारे को पेड़ के साथ में बांधने के लिए कपड़ा, रुई तथा सुतली काम में लेनी चाहिए और बंद आदि कठोर नहीं होना चाहिए अन्यथा शाखा व गांठ पड़ जाती है जिससे कि भोजन का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और सहारे की को आवश्यकता से अधिक समय तक ही नहीं लगाए रखना चाहिए। इस प्रकार से पौधों की समय समय पर भी देखभाल करने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। पहले बागवानी हेतु सामान्य जानकारी। अच्छी किस्म के बीज में पौधों का चयन भी करना चाहिए और पौधों का रोपण करते समय पौधे की जड़ लगा वाले भाग पर लपेट करके लगाई गई घास को भी अलग अलग कर दें। कल में 9 इंच की दूरी पर भी लगाना उचित रहता है। फिर सब्जियों में बीजों की क्यारियों में लगाने के बाद में उत्पन्न पौधों के बीच में पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए और निराई गुड़ाई के तत्काल बाद भी पौधों को पानी नहीं देना चाहिए और पानी 1-2 दिन बाद ही देना चाहिए ताकि पौधों की जड़ें पर्याप्त मात्रा में वायु ग्रहण कर सकें। वे समय समय पर मिट्टी की खुदाई करने में रहना चाहिए। फिर कृषि कार्य, अन्न व अन्य फसल उत्पादन का कार्य भी कृषि कार्य कहलाता है और देश के विभिन्न भागों में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। फसल उगाने के लिए भी किसानों को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं और क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं और किसान हल, कुदाली, फावड़ा, हंसिया, खुरपी, बैल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेसर आदि कृषि उपकरणों की सहायता से विभिन्न कृषि कार्य संपन्न करता है और विभिन्न कृषि कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला दो, फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण है और इसके लिए किसान मिट्टी को पलट करके उसे पोला बनाने का कार्य करता है और इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं और पोली मिट्टी में गहराई में धसी हुई जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकते हैं और पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायता करती हैं और ये जीव किसानों के मित्र होते हैं और क्योंकि ये मिट्टी में ह्यूम्स का निर्माण भी करते हैं जिससे कि वह अधिक उपजाऊ हो जाती है और इसके अतिरिक्त मिट्टी को उलटने पटने में पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे उन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं और मिट्टी को उलटने पटने एवं पोला करने की भी क्रिया जुताई कहलाती है और जुताई के कार्य के लिए भी हल, कुदाली और कल्टीवेटर आदि कृषि उपकरण काम में लिए जाते हैं। और उसके बाद बुआई का आशय बीज बोने से और इस प्रक्रिया में भूमि में वांछित फसल के अधिक उपज व गुणवान वाले बीज बोए जाते हैं और बुआई के लिए भी काम आने वाले विभिन्न औजार निम्न है। आगे टॉपिक था ओरना। कीप के आकार के इस औजार में बीजों को
कीप के अंदर डालने पर भी ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों के से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी के भेद कर के बीज को भूमि में स्थापित कर देते हैं और अरणा को हल के पीछे भी बांध कर की बिजाई की जाती है। फिर है सीडी ड्रिल। इसके द्वारा बीजों के में समान दूरी पर भी गहराई बनी रहती है और ये ट्रैक्टर द्वारा भी संचालित होती है। और सील ड्रिल द्वारा भी बुआई और करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत हो जाती है और बीजों के बीच में आवश्यक दूरी होना भी आवश्यक है और इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक पदार्थ एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। फिर है सील ड्रिल। इसके द्वारा भी बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है और यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है और सील ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है और बीजों के बीच में आवश्यक दूरी होना भी आवश्यक है। इसमें पौधों को सूर्य का भी प्रकाश, पोषक पदार्थ एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। पाटा चलाना। खेती करते समय भी ये आवश्यक है कि बुआई के बाद में बीज मिट्टी द्वारा ढके जाएं और अतः पाटा चलाकर के मृदा के ढेलों को तोड़ा जाता है तथा बोए गए बीज को भी इस क्रिया से दबाया जाता है। खाद व उर्वरक मिलाना। सामान्यतः पौधों के लिए भी लोहा पोषक तत्व आवश्यक माने जाते हैं और ये तत्व हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, सल्फर, क्लोरीन, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, तांबा और मोलिब्डेनम। इसके अभाव में पौधों पर इनके अभाव में भी लक्षण प्रदर्शित होते हैं और अधिक मात्रा में होने पर ये हानि भी पहुंचाते हैं। प्रत्येक जाति के पौधों के लिए भी इनकी अलग अलग मात्रा निर्धारित करते हैं। अतः पोषक तत्वों को हम खाद या फिर उर्वरक के रूप में भी पौधों को देते हैं। अतः फसल की स्वस्थ वृद्धि एवं अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए भूमि में खाद एवं उर्वरक डाले जाते हैं और खाद एवं एक कार्बनिक जैविक पदार्थ जो कि पौधों या फिर जंतु के अवशिष्ट से प्राप्त होते हैं और अच्छी फसल के लिए भी बर्मी कंपोस्ट अथवा केंचुआ द्वारा तैयार खाद उत्तम होती है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं और जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरकों के उपयोग से भी मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस तत्वों की पूर्ति होती है। खाद व उर्वरकों के उपयोग से भी मिट्टी के गठन एवं उनकी जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है तथा इससे मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की क्षतिपूर्ति भी हो जाती है। फिर सिंचाई करना। पौधों में बीजों के अंकुरण के लिए भी जल आवश्यक है और पौधों में जल उत्सवेदन और स्वाच्छोच्छ्वासन और प्रकाश संश्लेषण से बने भोजन के आवागमन आदि क्रियाओं में भी अति आवश्यक है और जल में घुलकर ही विभिन्न पोषक तत्व पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचते हैं और साथ ही जल फसल की पाले व गर्म हवा से भी रक्षा करता है। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए भी खेत में नियमित रूप से भी जल देना आवश्यक है और विभिन्न अंतराल तक पर खेती में जल देना भी सिंचाई कहलाता है और सिंचाई का समय व आवश्यकता फसल, मिट्टी व ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। फलदार पौधों को सिंचाई करने के लिए पौधों के चारों ओर थावले बनाए जाते हैं और प्रत्येक थावले को नाली से जोड़ देते हैं और नाली में पानी के बहाव को छोड़ा जाता है और ये पानी सभी थावलों में पानी द्वारा पेड़ पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है। सिंचाई करते समय भी ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि पौधों की जड़ों के पास न तो जल अधिक मात्रा में जमा हो और न ही इतना कम कि जड़ें सूखने लगे। दोपहर में सिंचाई नहीं करनी चाहिए और इनको क्योंकि इस समय तापमान बहुत ही अधिक होता है और जिससे कि जल का वाष्पीकरण अधिकतम हो जाता है और सिंचाई का सबसे उत्तम समय सायंकाल है। सूर्योदय से पूर्व या फिर सायंकाल की सिंचाई करना भी उचित होता है और कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध व नहर इत्यादि भी सिंचाई के विभिन्न स्रोत हैं। सिंचाई में काम आने वाले विभिन्न उपकरण हैं। एक तो मोट यानी घिरनी बोलते हैं जिसे, दूसरा चैन यानी पंप और तीसरा है ढेकली, चौथा है रहंट, पांचवा विद्युत पंप और छठा है लाव और चड़स। और सिंचाई की आधुनिक विधियाँ ड्रिप या फिर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। इस पद्धति में छिद्रित पाइपलाइन के जरिए भी आवश्यकता अनुसार पानी सीधे पौधों की जड़ों में भी दिया जाता है और साथ ही खाद भी पानी में मिलाकर के घोल के रूप में भी ड्रिप सिंचाई पद्धति पर द्वारा ही की जा सकती है। और इस पद्धति में पहले तो पानी की मात्रा पर पूर्ण नियंत्रण का रहता है और इससे जल का अधिकतम संरक्षण भी संभव है। ऊर्जा की बचत होती है, श्रमिकों पर होने वाले खर्चों में कमी होती है। उबड़ खाबड़ भूमियों में भी सिंचाई की जा सकती है और भूमि में खारेपन के प्रभाव से फसल को भी सुरक्षा प्राप्त होती है। पौधों द्वारा भी पोषक तत्व लेने की क्षमता में वृद्धि होती है क्योंकि इसमें पोषक तत्व सीधे ही जड़ तक पहुंचाए जाते हैं। उचित, नियमित, एक रूप व लगातार पानी मिलने से भी फसल के आकार व गुणों में वृद्धि तथा एक रूपता भी आती है। फिर तीसरा फव्वारा सिंचाई पद्धति। इस विधि का उपयोग भी असमतल भूमि के लिए भी किया जाता है और जहां पर की कम मात्रा में जल उपलब्ध हो और इस पद्धति में प्रयुक्त पाइपों के ऊपरी सिरों पर भी घूमने वाली नोजले लगे होते हैं और जिनके माध्यम से भी जल घूमते हुए फव्वारे के रूप में भी बाहर निकलता है और जिसका कि छिड़काव पौधों पर भी इस प्रकार से होता है कि जैसे कि वर्षा हो रही हो। बूंद बूंद सिंचाई
ड्रिप पद्धति एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति में भी जल की कम मात्रा के प्रयोगों से भी अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई संभव है। इन पद्धतियों के उपयोग से विभिन्न मिट्टी में सेम की समस्या का जल भराव एवं लवणीयता व क्षारीयता खारेपन की समस्या भी होती है। पहले पपड़ी तोड़ना। पौधे लगाने के बाद उन्हें पानी दिया जाता है और इस स्थिति पर मिट्टी की ऊपर की परत एक तरह तह के रूप में भी जम जाती है और इससे ऊपर के वातावरण का संपर्क मिट्टी के अंदर के वातावरण से नहीं हो पाता है और यह परत वायु के सवातन में भी बाधा डालती है और पौधे के नीचे का तापमान भी अधिक हो जाता है। इसे पपड़ी जमा कहते हैं और तोड़ने के लिए खुरपी, गार्डन रेक और हैरो का प्रयोग भी करते हैं। इसे ऊपरी परत पर धीरे धीरे चलाने में भी पपड़ी टूट जाती है। इसे तो भी प्राय 1 सेंटीमीटर गहरी खुदाई की जाती है और पौधे को खुदाई करते समय चोट नहीं लगनी चाहिए। और जिन पौधों में अंकुरण देरी से होता है वह पपड़ी तोड़ने का कार्य भी अंकुरण से ही पूर्व ही किया जाता है और जिसे कि अंधी निराई गुड़ाई कहते हैं। फिर है निराई गुड़ाई का खरपतवार से सुरक्षा। खेत में मुख्य फसल के साथ में प्राकृतिक से भी उगाए अन्य अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं, जैसे कि गोखरू, जेंथियम, गाजर घास और पार्थेनियम व मोथल और साइरेनस रोडेटन्स आदि। और खरपतवार से फसलों की वृद्धि कम हो जाती है, अतः इन्हें अलग अलग करना भी अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को रोगिंग कहा जाता है और खरपतवार हटाने के साथ साथ ही फसल की हल्की खुदाई भी की जाती है और वह अत्यधिक आसपास वाले फसली पौधों को उचित दूरी लगाने का कार्य भी किया जाता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय तो उसमें पुष्पण पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है और खरपतवार पौधों को भी हाथ से जड़ सहित उखाड़ करके अथवा भूमि के निकट से काट करके समय समय पर भी हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या फिर हैरो की सहायता से किया जाता है और रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है और ऐसे रसायनों को खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2 और 4 डी एंट्रोजिन बेस्प्लिन आदि। खरपतवार हटाने व आसपास की मिट्टी की हल्की खुदाई करने को भी निराई गुड़ाई करना कहते हैं और निराई गुड़ाई से भूमि के रंध्र कूपों में वायु का आना जाना बढ़ जाता है और इससे जड़ों को पर्याप्त वायु और मिलती रहती है तथा पौधे स्वस्थ रहते हैं। फिर मिट्टी चढ़ाना। पौधे की जड़ों के आसपास ही पर्याप्त रूप में मिट्टी को होना आवश्यक है। सिंचाई, वर्षा या फिर कणों की बोझ के कारण भी रंध्र कूपों से वायु अथवा नमी निकल जाती है तथा तने के पास की मिट्टी को थोड़ी बैठा दी जाती है, जैसे कि कभी कभी तो जड़ें बाहर निकल आती हैं। अतः समय समय पर भी अच्छी उर्वरा मिट्टी पौधों के तनों के आसपास से चढ़ाते रहना चाहिए और छोटी क्यारियों में खुरपे से मिट्टी चढ़ा देते हैं और बड़े खेतों में हल या फिर हैरो या फिर मिट्टी पलटने वाले हल का भी प्रयोग भी कर सकते हैं। और पेड़ पौधों के लिए भी रोगिंग, निराई गुड़ाई व मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी एक साथ किया जाता है। फिर कटाई करना। फसल पक जाने के बाद में उसे काटने का कार्य भी फसल की कटाई करना है और कटाई कार्य दरांती या फिर हार्वेस्टर के माध्यम से किया जाता है। और फिर कीट फसल को सुखाना। कटाई करने के बाद में फसल के छोटे छोटे टुकड़े गट्ठर बांध करके धूप में सुखाने के लिए फैला देते हैं और सूखने के बाद में उसने अनाज के दाने का निकाल जाते हैं। और थ्रेसिंग या फिर गहराई करना। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना भी थ्रेसिंग करना या फिर गहराई करना भी कहलाता है और ये कार्य भी कंबाइन मशीन या फिर थ्रेसर द्वारा ही किया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को खलिहान में बैलों के पैरों तले रुंधरवाकर या फिर हवा में फटक करके अलग करते रहते हैं, जिसे कि विनोइंग कहा जाता है। फसल का भंडारण करना। अंत में किसान प्राप्त फसल उत्पाद का भंडारण करता है और चूंकि ताज़ा फसल से नमी होती है और ऐसे भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाया जाता है और बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में भी किया जाता है और बड़े भंडार गृहों में भी अनाज के सुरक्षित रहने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है और अनाज में क्लोरोसॉल, सल्फोज, नेफ्थलीन, कॉपर कार्बोनेट, कार्बन डाइसल्फाइड, ईडीबी इंजेक्शन आदि रसायनों को रख करके उसका सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। और छोटे पैमाने पर भंडारण करने के लिए राख के नीम की पत्तियां, लहसुन की पत्तियां आदि अनाज के डाल करके उनका भंडारण भी किया जाता है। अब पेड़ पौधों में पाए जाने वाले प्रमुख रोग हैं। इसके अंदर एक तो वायरस जनित रोग है, तंबाकू का मोजेक, दूसरा है आलू का पत्ती मुड़न रोग और तीसरा है टमाटर का पत्ती मुड़न रोग और चौथा है भिंडी का पीत सिरा रोग और फिर है
बैक्टीरिया जनित रोग में नींबू का कैंकर व दूसरा आलू का विगलन रोग और तीसरा कपास का जीवाणु अंगमारी और ब्लैक आर्म रोग और चौथा चावल का पत्ती चकत्ता अंगमारी रोग और पांचवा गेहूं का टुंडू रोग और छठा है धान का अंगमारी चित्ती रोग। फिर है फफूंदी जनित रोग में इसमें मक्का का ब्राउन स्पॉट रोग और दूसरा आ जाता है आपका आलू का अंगमारी रोग, तीसरा बाजरे का हरित वाली मृदु मिल आशिता रोग, चौथा अनाजों का चूर्णिल आशिता छाया रोग और पांचवा ज्वार का तुलासिता रोग और छठा है मूंगफली का टिका रोग, सातवां जौ का धारीदार रोग और आठवां बाजरे का कंडुआ रोग, नौवां ज्वार बाजरे का अरगट रोग, दसवां धान का कंडुआ रोग, ग्यारहवां गेहूं का कंडुआ रोग और बारहवां जौ का आवृत कंडुआ रोग और तेरहवां ज्वार का आवृत कंडुआ रोग और चौदहवां अलसी का किट्टक और 15वां गेहूं का काला स्तंभ किट रोग और 16वां गन्ने का लाल सड़न रोग, 17वां अरहर यानी कपास गन्ने का उकटा रोग और 18वां गेहूं का बाली सिकुड़न रोग और 19वां गेहूं व जौ का मौलिया रोग और फिर है 20वां सरसों का सफेद किट व तना गलन रोग। अन्य रोग में विल्ट जीरा और लौंगिया रोग, धनिया और झुलसा चना। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, पहले तो विविल कीट कपास और दूसरा है आरा मक्खी व पेंटेंट बग सरसों और तीसरा हाक मोत लट मूंग और चौथा बंदी गंध चावल। अब आता है कृषि के प्रकार में, इसमें विभिन्न मिश्रित कृषि एवं पशुपालन कार्य का एक साथ करना, फिर शुष्क या फिर बागवानी कृषि। ये शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का संयोजित संरक्षण व उपयोग करके कम पानी की आवश्यकता वाली व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि करना और झूमिंग कृषि। पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर के जमीन को साफ करना तथा उस पर भी 2-3 वर्ष तक खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर के किसी अन्य स्थान पर भी अच्छी तरह से कृषि कार्य करना। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि में ये कृषि की जाती है, जैसे कि वालरा कृषि कहते हैं। फिर समोच्च कृषि, पहाड़ी क्षेत्र में ये समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुवाई ढिलाई के लिए विपरीत करना भी, ताकि वर्षा में होने वाली मृदा क्षरण को भी न्यूनतम किया जा सके और समोच्च कृषि कहलाती है। फिर पट्टीदार खेती, ढालू की भूमि में मृदा क्षरण को कम करने वाली मूंग, उड़द, घास आदि तथा अन्य फसलों को एक के बाद में एक पट्टियों में ढाल के विपरीत इस प्रकार से बोना कि मृदा क्षरण को भी न्यूनतम किया जा सके। कृषि वानिकी, कृषि के साथ में साथ फसल प्रजगर में पेड़ों, बागवानी व झाड़ियों की भी खेती पर फसल व चारा उत्पादित करना। मेरे रोपण कृषि में एक कृषि विशेष प्रकार की खेती जिसमें कि रबड़, चाय, कहवा आदि बड़े पैमाने पर मुख्यतः निर्यात हेतु उगाए जाते हैं। और फिर रिले क्रॉपिंग, एक वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलें लेना। विभिन्न क्रांतियां हैं। हरित क्रांति, वर्ष 1966 से 67 में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि वाले लाने हेतु अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों व नई कृषि तकनीकों के प्रयोगों को बढ़ावा दिया गया और इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं तथा भारत में इसका श्रेय भी श्री MS स्वामीनाथन को जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु उत्पादन प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए भी समन्वित प्रयासों को पीली क्रांति कहा जाता है। भूरी क्रांति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु किए गए समन्वित प्रयास है। और उसके बाद है इंद्रधनुषी क्रांति में केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 द्वारा कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में विकसित हेतु अपनाए गए उपाय को इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया गया है। श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 1970 में दशक में प्रारंभ में किए गए समन्वित प्रयास हैं। फिर नीली क्रांति, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किए गए समन्वित प्रयास हैं। मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, केचुआ पालन, बागवानी, पशुओं की खेती, पुष्पों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, मलवारी की कृषि, वनों का विकास व प्रबंधन, अंगूरी की खेती और एक बार में एक ही फसल का कृषि, समुद्र में समुद्री जीवों को भोजन हेतु कृषि और फिर पानी में कृषि या फिर बिना मिट्टी की कृषि और फिर वृक्षों, झाड़ियों एवं वीनस की कृषि, प्रबंधन एवं अध्ययन। फिर है एक्यूकल्चर यानी जलीय जीवों, मछली और का पालन व जलीय पौधों की कृषि। फिर है टिश्यू से अलग की गई कोशिकाओं की कृत्रिम माध्यम से कृषि वृद्धि करके नए टिश्यू का निर्माण करना और एक ही स्थान पर एक साथ एक से अधिक ही फसलों की कृषि। फिर कुछ फसलों की विभिन्न किस्में हैं। मक्का, माही, कंचन माही, धवल, मोती, कंपोजिट, चावल, माही, सुगंध, बासमती, कावेरी, चंबल, परमल, गेहूं, सोना, कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर और लाल बहादुर और मंगला, गंगा सुनहरी,
जौ, ज्योति, राजकिरण, मूंगफली, चंद्रा, राई व सरसों, पूसा, कल्याणी, वरुणा, दुर्गामणि, आलू, कुफरी, तंबाकू के लिए निकोटीना, टुबेकम निकोटीना, रास्टिका, कपास, बीकानेरी, नरमा, गंगानगर, अगेती, ज्वार, राजस्थान, चरी 1, CSV 10, मोठ, जड़िया, ज्वाला, ग्वार, दुर्गा विहार, दुर्गापुर, सफ़ेद दुर्गा और जय, और खरबूजा दुर्गापुरा, मधु, HH